आज पिछली क्लास में मैंने बताया था कि आज हम प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट पढ़ेंगे। सो इसकी वजह है एक स्टूडेंट था मेरा पीएफ कीट में ही, तो उसका कहना ये था कि जब वो पास आउट करके गया जॉब के लिए तो उससे जितने भी सवालात हुए थे वो इस चैप्टर से हुए थे। और नॉर्मली जब आप पास आउट करके इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ भी मोर और लेस जो सवालात होते हैं वो इस एरिया से सबसे ज़्यादा सवालात होते हैं, और इसका रीज़न भी है। और वो रीज़न जो है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये कि जो आप लोग सब जो है ना अपना नाम और सर सीपी में हैंड रिटन तैयार कर रहा हूँ। हैंड रिटन ही देना है ना जी क्या सर? कह जो रहे हैं? सीपी है ना, जी जी, हैंड रिटन हाँ हाँ, वो मेरी तैयार कर रहा हूँ। हाँ सही पूछा तुमने। मतलब इसमें एक्चुअली ये है कि मेरी बात हुई थी अपने एचओडी साहब से। तो जिस तरह से पहले हुआ था इसी तरह ये जो है वो ये भी हैंड रिटन होगा, और फिर उसी तरह से आप उसकी स्नैपशॉट लेके और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड कर देंगे। सो सब आपने नाम और आईडीज जो है वो चैट बॉक्स में लिख लें ताकि आप लोगों की अटेंडेंस मार्क हो जाए। और सर जी, सर मैक्सिमम कितने पेजेस पे आना चाहिए? आप इसको अभी कंप्लीट कर लिया? पढ़ने वढ़ने वाला काम सारा कंप्लीट हो गया है क्या? सर पढ़ने में ही आधे से ज्यादा हो गया, मतलब फ्रेमवर्क वगैरह सब अच्छा खासा हो गया है। हो जाएगा सर, टाइम से पहले हो जाएगा। अच्छा, तो मैं एक काम ये करूंगा अब, चूंकि मुझे वहाँ से इंस्ट्रक्शंस भी आ गई हैं। मैं ये जो 2 दिन छुट्टियां हैं अभी सैटरडे संडे की ना, तो उसमें मैं बैठ के इसको वर्कआउट कर लेता हूँ और देख लेता हूँ। मैं फिर इसी उसमें जो है ना तुम लोगों को एसएमएस के जरिए से इन्फॉर्म कर दूंगा कि जो भी सिचुएशन हुई, अगर कोई परफॉर्मा होगा तो मैं परफॉर्मा अपलोड कर दूंगा एलएमएस पे, तो वहां से आप उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है? ठीक है सर। ओके। सो प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, तो इसके बारे में जो मैं बात बता रहा था, तो उसमें उसने ये कहा कि सर मेरे इसमें जितने भी सवालात हुए थे वो इस चैप्टर से हुए थे, तो इसको ज़रा मतलब अगर आइंदा से जो है उसको 9th नंबर पे, क्योंकि नवा चैप्टर बनता है ये पीएमआई के हिसाब से, तो उन्होंने ये कहा कि इसको अगर आप बिल्कुल शुरू में इसको एक्सप्लेन कर दें स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो उसके बाद से जितनी मतलब मैंने फिर क्लासेस ली थी, तो सबसे पहले चैप्टर जो है ना वो मैं यही पढ़ाता था। तो डजेंट मैटर, वो तो अब जो भी है। लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड अब आप लोगों का अच्छा खासा क्योंकि हो चुका है, 17-18 क्लासेस हो चुकी, बल्कि आज 17वीं और 18वीं क्लास है, तो मेरा ख्याल है कि रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग तो तुम लोगों की हो गई है। सो प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, इसमें बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनता है नहीं, लेकिन इसमें मैं कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में भी, क्योंकि मैंने इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट पे भी तकरीबन 3 साल काम किया है, तो उसका मुझे आइडिया है, और वही आइडिया मैं यहाँ पर तुम लोगों से शेयर भी करूँगा। इसकी जो स्लाइड्स है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी एलएमएस पे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और जितनी चीज़ें मैंने एलएमएस पे डाली हुई हैं उनको सबको एक मरतबा जो जो डाउनलोडेबल हैं वो डाउनलोड करके और उस पर एक मरतबा गो थ्रू ज़रूर कर लें, ताकि आप लोगों को पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट आ जाए। और इस दौरान में पढ़ते हुए कहीं पर भी कोई इशू हो, कोई मसला हो, तो फौरन सवाल पूछें। और सवाल पूछने के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। फेसबुक का पेज बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया है, जबकि मैंने वो बना के डाला हुआ है, और लिंक भी मैं आज दोबारा भेज दूंगा। अगर अब मैंने उसको ओपन भी कर दिया, लेकिन उसके बाद किसी ने ज्वाइन नहीं किया, तो 2-3 जो लोगों ने ज्वाइन किया तो वो फिर या तो आगे बढ़ा दें जो भी मैसेज वहाँ पर मैं डालूँ। तो ये है। अब इसका जो पूरा प्रोसेस है
ये बात हो रही है हमारी प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट की, ठीक है। तो सबसे पहले कहता है आइडेंटिफाई द नीड्स, कि आपने जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या काम करना है, पहले उसको आइडेंटिफाई करना होता है। और फिर उसके बाद उसकी स्पेसिफिकेशंस लिखनी होती है। स्पेसिफिकेशंस का मतलब स्कोप, और स्कोप जो है उसके लिए दो और लफ्ज भी हैं, TOR एंड SOW। TOR stands for terms of reference and SOW stands for statement of work। तो जो भी आपने काम करना है या करवाना है उसकी या तो TORs बनते हैं। TORs बेसिकली जैसे अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर किया है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो उसको जो आप गाइडलाइंस देते हैं वो बेसिकली टर्म्स ऑफ रेफरेंस कहलाती हैं, TORs कहलाते हैं। अक्सर पता नहीं तुम लोग न्यूज़ तो पता नहीं सुनते हो या नहीं सुनते हो, लेकिन न्यूज़ कभी सुनो तो जैसे कभी कोई कमीशन बनाती है ना, कोई इंसिडेंट हो तो गवर्नमेंट जो है वो एक कमीशन बना देती है। तो उसमें जो आपके वो होते हैं, जो कंपेयर होता है वो यही कह रहा होता है कि जी जो कमीशन है उसका जो हेड है उसके TORs क्या है। तो वो TORs जो है वो बेसिकली टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते हैं। तो उसकी जो पूरी मतलब उसको क्या चीजें कवर करनी है उस इंक्वायरी में, वो बेसिकली वो डॉक्यूमेंट जो है वो TOR कहलाता है। इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ वर्क का मतलब भी यही है, बेसिकली स्कोप आप डिफाइन कर रहे होते हैं। तो जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमने क्या प्रोजेक्ट बनाना है, तो फिर उसके TOR या SOW बनाए जाते हैं। उसके बाद चूज अ प्रोक्योरमेंट मेथड, कि आपने प्रोक्योरमेंट किस तरह से करनी है। प्रोक्योरमेंट का बेसिकली जो मीनिंग है वो एक्वायर करना है किसी चीज को भी, मतलब जैसे इसमें जो एक्वायर किया जाता है या तो ये स्टेटमेंट ऑफ वर्क है, रवेल स्टेटमेंट ऑफ वर्क। प्रोक्योरमेंट का मैं मतलब बता रहा था कि प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है एक्वायर करना, किसी चीज को हासिल करना। हासिल करने के लिए या तो आप मतलब ह्यूमन रिसोर्स को एक्वायर कर रहे होते हैं या मटेरियल एक्वायर करना होता है। तो इसके लिए ये सारा प्रोसीजर होता है, और ये बेसिकली बैकबोन है, समझ लें एक तरह से आपकी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी बैकबोन यही चीज होती है, प्रोक्योरमेंट। इसके बाद ये कह ये कहता है कि जी प्रिपेयर सॉलिसिटेशन डॉक्यूमेंट। फिर उसके बाद जब आपने प्रोक्योरमेंट मेथड आपने डिफाइन कर लिया कि हमने किस मेथड के जरिए से जाना है, तो उसके बाद उस प्रोसेस या उस मेथड को सिंप्लीफाई करने के लिए उसकी सॉलिसिटेशन डॉक्यूमेंट बनता है। सॉलिसिटेशन 2004 का जो PMBOK गाइड का जो एडिशन था उसमें ये वर्ड बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता था, लेकिन अब ये वर्ड बहुत हद तक उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है। सॉलिसिटेशन मैं इस वक्त इसको एक्सप्लेन करना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि फिर कंफ्यूजन बढ़ जाएगी, क्योंकि वो PMBOK भी जो है वो उसको यूज़ नहीं करती, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। लेकिन आप अपने तौर पे चाहें तो इसको डिक्शनरी में इसके मीनिंग देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपको फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। उसके बाद कहता है कि सीक, क्लैरिफाई एंड क्लोज ऑफर्स। ये बेसिकली इसको बल्कि एक तरह से मैं बता ही देता हूँ थोड़ा सा कि ये सॉलिसिटेशन है होता है बेसिकली बिड होती है। अभी जो आगे मैं अभी अगली स्लाइड में आपको इसके बारे में बिड्स के बारे में थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो इसको फिलहाल आप ये समझ लें कि बिड के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये बिड को दूसरे अल्फाज में टेंडर डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। टेंडर अगर आपको नहीं पता कि क्या है, तो किसी भी सैटरडे संडे का जो न्यूज़पेपर होता है, या जंग या डॉन, ये दो बड़े अखबार हैं, तो इन दोनों को जब आप उठाएंगे तो उसमें आपको बेतहाशा टेंडर नोटिस नजर आएंगे, उसका जो कमर्शियल पेज है उसमें। तो वो जो टेंडर नोटिस है वही अभी मैं यहाँ पर भी मैं दिखाऊंगा कि वो टेंडर नोटिस होता क्या है और उसमें क्या चीज होती है। उसके बाद वो कहता है कि सी क्लैरिफाई एंड क्लोज ऑफर्स का मतलब ये होता है, ये जो बिड आपने बनाया था ऊपर, तो ये बिड जो है वो सर्कुलेट होती है बिडर्स के दरमियान। फिर उस डॉक्यूमेंट की क्लैरिफिकेशन के लिए एक बिडर्स कॉन्फ्रेंस होती है। तो ये जो सी क्लैरिफाई एंड क्लोज ऑफर्स का मतलब यही होता है कि यहाँ पर वो बिडर्स कॉन्फ्रेंस, इसको एक लफ्ज में अगर हम कवर करने की कोशिश करें तो ये होती है बेसिकली बिडर्स कॉन्फ्रेंस कहलाती है। और ये बिल्कुल PMBOK गाइड की
डिक्शनरी में ये वर्ड मिलेगा, बिडर्स कॉन्फ्रेंस। इसके बाद कहता है जी क्या करना है, इवेलुएट ऑफर्स। अब ये जो आपको जो ऑफर रिसीव भी, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर आपको प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उन ऑफर्स को आपने इवेलुएट करना होता है। उसके बाद उस इवेल्युएशन के नतीजे में आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि आपने ये जो प्रोजेक्ट है वो किसको अवार्ड करना है, कि वो कंपनी जो है वो उस प्रोजेक्ट पे काम करे, तो ये कहलाएगा अवार्ड करना। और इसके जो प्रोसीजर्स हैं, अभी इसके आगे स्लाइड में आपको और चीज़ें भी मिलेंगी इसमें, तो मैं उसमें और फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद कहता है निगोशिएट द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद जब ये आपने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया तो उसके बाद उसको निगोशिएट करना होता है। निगोशिएट करने का मतलब ये होता है कि उसमें आप एक एक पेज जो होता है कॉन्ट्रैक्ट का, उसको ये जो पूरा प्रोसेस है ये तकरीबन अगर बहुत तेजी से जाने की कोशिश करें तो भी मरे से मरा भी जो है वो कम से कम हफ्ता 10 दिन जो है वो इसको लगता है, क्योंकि इसमें सारे जो पेजेस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, वो सारे पेजेस पेज बाय पेज उसको पढ़ा जाता है, उसमें एक एक चीज को डिस्कस किया जाता है। और जो बिडर्स कॉन्फ्रेंस में जो यहाँ पर हुई थी उसमें भी बहुत सारी चीजें जो रह जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सारे बिडर्स जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, लेकिन जो अवार्ड वाली है उसमें सिर्फ वही बिडर आता है जिसको वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है। तो इसलिए ये 1-on-1 मीटिंग होती है, ये पूरा ग्रुप की मीटिंग होती है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर सिर्फ 2 लोग नजर आ रहे हैं। तो ये फिर आपने आपस में इसको डिस्कस करते हैं कि कहाँ पर कहीं पर पैसे में कोई प्लस माइनस हुआ है, कोई लीगल कोई हिच है, कि मतलब लीगैलिटी में कोई मसला है, तो उसको बहुत थॉरली डिस्कस किया जाता है। और अगर कोई टेक्निकल इश्यूज होते हैं तो उनको आपस में बैठ के फाइनलाइज किया जाता है। तो इसमें एक जो है वो बायर होता है और एक सेलर होता है। तो बायर वो होता है जो प्रोजेक्ट असाइन कर रहा होता है, और जो सेलर है वो प्रोजेक्ट बना रहा होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो बेसिकली सेलर कहलाते हैं। उसके बाद कहता है कि मैनेज द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद जब आपने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया, नेगोशिएट भी हो गया, तो अब जब वो एग्जीक्यूट करेगा तो आपने ये देखना है कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से ही सारे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कोई ऊंच नीच है तो आप उसको फौरन जो है वो इसको बताते हैं कि जी कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से आपको ये काम करना था, और अगर आपने ये काम नहीं किया तो यू आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट। उसके बाद इवेलुएट द प्रोक्योरमेंट। इवेलुएट द प्रोक्योरमेंट का मतलब ये कि अब आपने जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है पूरा प्रोसेस, तो फिर आप उस पूरे प्रोसेस को इवेलुएट करते हैं कि ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चला, टर्म्स ऑफ रेफरेंस और एसओडब्ल्यूज जो थे वो बिल्कुल सही हुए थे, नहीं हुए थे, और जो कॉन्ट्रैक्ट में जितनी चीज़ें डिस्कस हुई थी बिल्कुल उसी तरह से ये कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो इस चीज़ को फाइनल, तो ये है पूरा प्रोसेस प्रोक्योरमेंट का। तो ये मैंने एक नटशेल में बता दिया। अब इसके अंदर की जो सारी चीज़ें हैं वो अब हम इसमें देखते हैं। ये है स्टेटमेंट ऑफ वर्क का टेम्पलेट। स्टेटमेंट ऑफ वर्क में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब मैं अगर आपको इम्तिहान में दूंगा, अगर इसमें से कोई सवाल आप इस हवाले से अगर कोई सवाल बन सकता है, तो वो सवाल यही बन सकता है कि जी आप को मैं कोई प्रोजेक्ट का जो है वो एक स्पेसिफिकेशंस दे दूं थोड़ी छोटी सी, और उसके बाद कहूँ कि जो आप इसका स्टेटमेंट ऑफ वर्क बनाएं। तो उसमें इसी तरह से आपने स्कोप ऑफ वर्क, लोकेशन ऑफ वर्क, पीरियड ऑफ परफॉर्मेंस, डिलीवरेबल स्केड्यूल, एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, इन सबको एक्सप्लेन करके एलाबोरेट करके लिखना होगा। सिंपल नहीं होगा ये, मतलब कि यहाँ ये इसने ये लिखने के बाद जो ये बात लिखी है एक्चुअली आपको इसके ऊपर काम करना होगा। डिस्क्राइब द वर्क टू बी डन टू डिटेल, स्पेसिफाई द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व्ड एंड द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द वर्क। अब ये जो स्टेटमेंट ऑफ वर्क दी हुई है ये बेसिकली किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की है। तो ये जो पूरी प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी बेसिकली ये नेट से ही उठाई हुई है। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी इसमें तो सिर्फ अपनी तरफ से अगर कुछ किया है तो मैंने तस्वीरें इसमें डाली हैं, इसके अलावा मेरा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसमें एक्चुअली आपने क्या करना होता है कि जो जितनी भी वो स्लाइड्स मैंने ली हैं वो सारी चूंकि वो पूरा जो डॉक्यूमेंट मुझे मिला था वो सॉफ्टवेयर
का प्रोजेक्ट था उसके हवाले से। इसीलिए इसमें एग्जांपल में उसने स्टेटमेंट ऑफ वर्क में भी उसने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात की। अदरवाइज तो यहाँ पर अगर आपका कोई टेक्निकल नेचर का कोई प्रोजेक्ट है, या जैसे आपका इलेक्ट्रिकल या मैकेट्रॉनिक्स या एवियोनिक्स का है, तो उसके हवाले से इसमें डिटेल होगी। फिर उसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अगर है तो जरूर लिखेंगे, अगर नहीं है तो फिर उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लोकेशन ऑफ वर्क, पीरियड ऑफ परफॉर्मेंस के कितने टाइम में और किस तरह से होगा, जैसे इसमें यहाँ पर उसने दिया है कि लोकेशन ऑफ वर्क में आप बताएंगे कि डिस्क्राइब वेयर द वर्क मस्ट बी परफॉर्म्ड, स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड वेयर द पीपल मस्ट परफॉर्म द वर्क। पीरियड ऑफ परफॉर्मेंस में कहता है स्पेसिफाई व्हेन द वर्क इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट एंड एंड, working hour, number of hours that can be billed per week, where the work must be performed and related schedule information. यहाँ पर मैं एक और आपको टर्म दे रहा हूँ, वो टर्म है बेसिकली, मैं आपके साथ नई स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ये मैं स्क्रीन को मैंने चेंज किया है और ये बेसिकली ये कहलाता है पैराडाइम रेट। पैराडाइम रेट क्या होता है? पैराडाइम रेट ये होता है कि जैसे अगर आप सपोज करें कि किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं एज प्रोजेक्ट इंजीनियर, ठीक है जी। अब वो जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है, सपोज करें कि जी आपकी तनख्वाह उन्होंने रखी इनिशियली जो होती है 25,000 रुपये। तो 25,000 को अगर आप पूरे मंथ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो तकरीबन 1,000 रुपये आप पर मंथ पर डे बनेगा। तो आपको कंपनी प्रोजेक्ट पे काम करने के 1,000 रुपये दे रही है, लेकिन वही कंपनी जो सामने वाला जिससे वो प्रोजेक्ट बनवा रही है या जिसके लिए प्रोजेक्ट बना रही है, वो आपके लिए वहां पर सामने वाली कंपनी को ये नहीं कहेगी जी मैं इंजीनियर जो मैं इसमें असाइन कर रहा हूँ उस वो 1,000 रुपये उसके मैं पर डे चार्ज करूँगा। वो हो सकता है कि 5 या 10 हज़ार रुपये आपके बिहाफ पे चार्ज करें। तो आप ये कहें कि जी ये काम मैं कर रहा हूँ और 10,000 वो ले रहे हैं, तो 10,000 वो जो ले रहे हैं वो इस वजह से नहीं ले रहे हैं कि वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वो बेसिकली आप अपने कैपेसिटी में तो कहीं पर भी कोई प्रोजेक्ट लेने जाएंगे तो कोई भी नहीं देगा, लेकिन उस कंपनी का एक नाम है जिसकी वजह से आपको उस कंपनी में जॉब मिली और उसके प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, तो वो चार्ज इन सारी चीज़ों के। और फिर वो जो कंपनी है, फिर जब आपके पास प्रोजेक्ट नहीं भी होता तब भी आपको वो पूरे महीने की तनख्वाह जो दे रही होती है, तो वो बेसिकली इसी तरह से कवर होता है। तो इसलिए इसमें कोई घबराने वाली या कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। दिस इज़ वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल। सो ये कहलाता पैराडाइम रेट। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आप भी जब वहाँ प्रैक्टिकली जब जॉब कर रहे होंगे तो आपके बिहाफ पे कंपनी जो सामने वाले को चार्ज कर रही होगी वो बेसिकली वो रेट कहलाता है पैराडाइम रेट। तो वो नॉर्मली पर आवर के हिसाब से होता है। तो मतलब आपके अगर आपको 1,000 रुपये वो पर डे दे रहा है तो पूरे दिन के अगर वो 8 घंटे काम करें तो तकरीबन 100 सवा 100 रुपये बनेगा। लेकिन वो 100 सवा 100 उससे चार्ज नहीं करेंगे। वो हो सकता है कि 5,000 रुपये पर आवर काम चार्ज करें या 2,000 रुपये पर आवर चार्ज करें। तो लेकिन आपको ये नहीं होगा कि जी उन्होंने 2,000 आपके ब्याह पे चार्ज किए तो 1,500 आपको दे दे और 500 वो खुद रखेगा। वो 500 आपको देगी और 1,500 खुद रखेगी। सो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगर इसमें कोई इशू है तो मुझे अभी पूछ लें, वरना हम आगे चलते हैं। तो अब आगे चलें दोबारा। तो अब हम जी ओके। ये आ गया आपका स्टेटमेंट ऑफ वर्क। स्टेटमेंट ऑफ वर्क के बाद इसमें फिर डिलीवरेबल स्केड्यूल होता है। जैसे मैंने बताया था कि जो प्रोजेक्ट का आउटकम होता है उसको डिलीवरेबल बोलते हैं। तो जो डिलीवरी मतलब आप प्रोजेक्ट के जो माइलस्टोन्स हैं वो किस तरह से आप उसको किस किस टाइम के बाद आप वो जो आउटपुट है प्रोजेक्ट की वो आप दे रहे होंगे उसका पूरा। तो ये कहाँ से मिलेगा? बेसिकली आपका जो शेड्यूल आपने बनाया था ये वहां से आएगा। एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स
अब जो हर हर कंपनी के अपने स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स होते हैं। मसलन आई ट्रिपल ई जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने स्टैंडर्ड्स है वो बनाती है। तो अब आई ट्रिपल ई जो है वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स को बनाती है। तो उन स्टैंडर्ड्स को आप कौन से, अब आपकी इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री के हवाले से भी आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपने बताना है कि हम कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, उसमें सामने वाला जो है, जो कंपनी है जो आपसे प्रोजेक्ट बनवा रही है, वो आपको बताएगी कि जी हम किस क्राइटेरिया पे आपसे प्रोजेक्ट जो है वो हम एक्वायर करेंगे। और उसके बाद लास्ट कहता है स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिफाई एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स सच एज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशंस, मिनिमम डिग्री और एक्सपीरियंस ऑफ लेवल ऑफ पर्सोनेल, ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स एंड सो ऑन। ये स्पेशल रिक्वायरमेंट में हो सकता है कि वो ये कहे कि जी वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर आप हमें असाइन करेंगे काम के लिए वो पीएमपी सर्टिफाइड होना चाहिए। तो ये जो है बेसिक, सॉरी, ये बेसिकली कहलाएगा स्पेशल रिक्वायरमेंट्स में। इसके बाद इसके बाद ये कहता है देयर आर 4 प्रोसेसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट। ये जो आपको मैंने बताया था शुरू की स्लाइड्स में, अगर याद हो, देयर आर ओवरऑल 49 प्रोसेसेस हैं। उन 49 प्रोसेसेस में से ये 4 प्रोसेसेस जो हैं वो इस वक्त पीएम बॉक गाइड के हवाले से वैलिड प्रोसेसेस हैं जो कि प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में यूज होते हैं। प्लान प्रोक्योरमेंट, कंडक्ट प्रोक्योरमेंट, एडमिनिस्टर प्रोक्योरमेंट एंड क्लोज प्रोक्योरमेंट। इसको बहुत ज्यादा डिटेल में इस वक्त जाने की आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि ये 4 प्रोसेसेस हैं जो कि प्रोक्योरमेंट में यूज होते हैं। प्लान प्रोक्योरमेंट, आप उसकी प्लानिंग बनाते हैं। कंडक्ट का मतलब एग्जीक्यूट करना। एडमिनिस्टर का मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसके हवाले से वो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस चल रहा है या नहीं चल रहा है, और जब प्रोक्योरमेंट कंप्लीट होती है तो आप उसको इवेलुएट करते हैं, और वो इवेलुएशन जो है वो क्लोज प्रोक्योरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आती है। इतना अगर आपको इस स्टेज पे समझ में आ गया, फिर है ना, इससे ज्यादा आपको इस वक्त जरूरत नहीं है। इसके बाद ये कहता है जी प्लान प्रोक्योरमेंट क्या होता है। प्लान प्रोक्योरमेंट में अब इसने यहाँ पर ये जो बताया है कि यहाँ जो इश्यूज आ रहे हैं वो क्या है कि 75% ऑफ प्रोक्योरमेंट मैनेजर्स टाइम इज स्पेंट ऑन फाइटिंग फायर्स। फाइटिंग फायर का मतलब ये है कि वो एक के बाद एक कस्टमर की तरफ से रिक्वायरमेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं जब इस प्रोसेस में होता है तो, और उसके नतीजे में कंटिन्यूसली जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो किसी एक चीज़ पे काम कर रहा है तो उसमें उठा के वो जो सामने वाला जो है वो दूसरी कोई रिक्वायरमेंट डाल देता है, तो अभी ये कंप्लीट हुई नहीं है वो दूसरे पे काम शुरू करता है, दूसरे पे अभी काम चल रहा होता है तो तीसरे पे आ जाते हैं। तो अगर इस तस्वीर को भी अगर आप देखें तो आपको इसमें नज़र आ रहा है कि मीटिंग्स भी चल रही हैं, ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, क्लेम्स आ रहे हैं, ईमेल्स आ रही हैं, फोन्स आ रहे हैं, इनवॉइसेस आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली आ रही होती हैं, और आप ये देखें कि ऊपर से नीचे, ये ऊपर जाना चाह रहा है, ऊपर जाना चाह रहा है मतलब ये कि ये कंप्लीट करना चाह रहा है प्रोजेक्ट को टाइम पर, लेकिन ये ऊपर से चीज़ें जो है उसकी तरफ गिरती चली जा रही है, तो ये ऊपर आगे नहीं बढ़ पाता इसकी वजह से। इस वजह से उसने कहा कि 75% ऑफ प्रोक्योरमेंट मैनेजर्स टाइम इज स्पेंट ऑन फाइटिंग फायर्स। और इस प्रोसेस में जो आपको चीज़ें करनी है वो है whether to procure, how to procure, what to procure, how much to procure and when to procure। तो ये अब वेदर, व्हाट, हाउ एंड व्हेन जो है उसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दीज वर्ड्स। अब प्रोक्योरमेंट प्लानिंग में टूल्स एंड टेक्निक्स में उसने बताया कि जी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मेक और बाय एनालिसिस। मेक और बाय एनालिसिस में मतलब ये है कि वेदर हम जिस जो चीज़ हमें प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, या तो हम उसे बनाएं या उसको परचेज कर लें। अब बनाएं और परचेज करने का मतलब बेसिकली ये है कि सपोज करें कि जी आप कोई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं,
तो आपको पता है कि कराची में बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको साइट पे लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, और लाइट का आपको अंदाज़ा है कि यहाँ पर कोई पता नहीं होता कब आएगी और कब जाएगी। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपने प्लान किया कि जी हम एक जनरेटर ले लेते हैं। अब जनरेटर जो है वो दो तरीके से आप ले सकते हैं, या तो आप उसको रेंट पर ले लें, और या आप परचेज करके और अपने प्रोजेक्ट साइट पे उसको रखवा दें। तो ये बेसिकली यहाँ पर इसका जो पीछे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मेक और बाय एनालिसिस, तो डिटरमाइनिंग वेदर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस शुड बी मेड, परफॉर्म्ड इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और परचेज फ्रॉम समवन एल्स, ऑफ्टन इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल एनालिसिस। तो इसमें जो एनालिसिस करना है वो बेसिकली आपका फाइनेंस के ऊपर फोकस होता है। फाइनेंस के ऊपर फोकस का मतलब ये है कि आप इसका एनालिसिस करते हैं। अभी इसकी एग्जांपल आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से। Experts, both internal and external, can provide valuable inputs in procurement decisions. तो यहाँ पर ये कहता है कि जी जो एक्सपर्ट्स होते हैं इस चीज़ के, वो आपको इसके बारे में प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं। Assume you can lease an item, अब ये एग्जांपल है उसकी मेक और बाय एनालिसिस की। Assume you can lease an item you need for a project for $150 per day. To purchase the item, the investment cost is $1,000 and the daily cost would be another $50 per day. अब ये मैंने जो जनरेटर की बात कही वो ये है, क्या है वो ये कहता है कि अगर आप लीज करते हैं तो आपको $150 पर डे देना पड़ता है, और बाकी सारी जो लाइबिलिटी है वो आपसे जिस आप रेंट पे ले रहे हैं या लीज कर रहे हैं वो सारी रिक्वायरमेंट वो फुलफिल करेगा। और दूसरा ये है कि आपने $1,000 का वो जनरेटर खरीदा, $1,000 का, और उसमें डेली आपने $50 का फ्यूल भी डालना है ताकि वो चलाने के लिए फ्यूल की भी जरूरत पड़ेगी। असल सवाल ये है। अब उसका जो ये तो होगी स्टेटमेंट। अब उसका सवाल ये कहता है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द लीज कॉस्ट टू बी द सेम एज द परचेज कॉस्ट, कि ये दोनों सेम कब हो जाएंगी और कैसे होंगी। तो वो इफ यू नीड द आइटम फॉर 12 डेज, अगर 12 दिन के लिए चाहिए तो क्या आप उसे लीज करेंगे या परचेज करेंगे। तो ये पूरा सवाल है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। इसका सॉल्यूशन ये है कि सेटअप एन इक्वेशन सो द मेक इज इक्वल टू द बाई। मेक और मेक इज इक्वल टू बाई अगर करते हैं तो हमें यहाँ पर बताता है कि इन दिस एग्जांपल यूज द फॉलोइंग इक्वेशन, लेट डी बी द नंबर ऑफ डेज टू यूज द आइटम। क्योंकि डी जो है वो अननोन है। अननोन इसलिए है कि उसने एक में ये कहा है कि ये कितने दिन में दोनों की कॉस्ट बराबर हो जाएगी, और अगर हमें वही आइटम 12 दिन के लिए चाहिए तो हमें परचेज करना चाहिए या लीज करना चाहिए। ये मतलब आप यहाँ से इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको इसका इसका डिसीजन मिल जाएगा। इसका डिसीजन जो है वो फिर अब आप क्या करेंगे, इसमें आपने कहा कि जी एक इक्वेशन बनाई, तो आपने लेट डी बी द नंबर ऑफ डेज टू यूज द आइटम। 150 इंटू डी इज इक्वल टू 1000 प्लस 50 डी। अभी आपको ये डी की प्लेसमेंट आपको समझ में आई होगी कि ये 150 डी इसलिए कह रहा है कि $150 पर डे चलता है। तो जितने नंबर ऑफ डेज होंगे उससे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मेक एक तरह से बाई कॉस्ट मिल जाएगी। और ये जो है ये मेक कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पर कि 1000 का आपने खरीदा और $50 का उसमें डेली आप फ्यूल डाल रहे हैं। इन दोनों इक्वेशंस को जब आपने इक्वेट किया तो डी डी बराबर लेकर आ जाएंगे। तो ये 150 माइनस 50 डी इज इक्वल टू 100 डी इज इक्वल टू 1000। डिवाइड बोथ साइड्स द इक्वेशन बाय 100, तो आपके पास डी इज इक्वल टू 10 डी आता है। तो ये पूरा जो आपके परचेज कॉस्ट और लीज कॉस्ट ये 10 दिन में पूरी बराबर हो जाएगी। अब आपने उसने ये कहा था कि अगर सपोज करें कि वो जो इक्विपमेंट है या वो जो जनरेटर है वो आपको 12 दिन के लिए चाहिए, तो आपको क्या चीज़ वायबल लगेगी कि मतलब आप इसे परचेज करें या लीज करें। तो ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि 10 दिन में जब इसकी कॉस्ट बराबर हो जाती है और आपको चाहिए वो 12 दिन के लिए, तो क्या करना चाहिए इसमें। जी कोई भी बताए कि क्या करना चाहिए, लेना लेना बेहतर है या आ, खरीदना बेहतर है या
परचेज। सर इसको परचेज करना ज़्यादा बेटर, क्योंकि सर हम जो इसकी जितनी भी कॉस्ट है वो सिर्फ 10 डेज में ही हम रिकवर कर सकते हैं। 10 डेज में रिकवर हो जाएगी, और उसके बाद जो 2 दिन है उसमें सिर्फ आपने $100 का फ्यूल लगेगा, जो एक्स्ट्रा 2 दिन आप यूज करेंगे। जबकि अगर आप उसको वैसे जाएंगे तो $300 लगेंगे, क्योंकि 2 दिन के 150 दो दिन के और ऐड हो जाएंगे, तो वो $300 यूज होंगे, और यहाँ पर आपको $100, $200 की सेविंग हो रही है यहाँ पर। तो ये है उसका फाइनेंशियल एनालिसिस। बिल्कुल सही है कि आप इसको परचेज कर लेंगे। फिर परचेज करने का एक और जो बेनिफिट होगा वो ये है कि ये तो जरूरी नहीं है ना कि आपने इस प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल करने के बाद उस जनरेटर को उठा के फेंक देना है, वो अगले प्रोजेक्ट में भी काम आएगा। तो आपने ये भी देखना है कि अगर वो चीज़ ऐसी है कि जो आने वाले दिनों में भी अगर किसी प्रोजेक्ट्स पे वो काम आ सकती है, तो ऐसी सूरत में फिर उसको परचेज कर लेना। और अगर ना भी आ रही हो और उसकी कॉस्ट जो है वो रीजनेबल है, तो फिर आप उसको लेके और उसके बाद सेकेंड हैंड भी उसको बेच भी सकते हैं। बिल्कुल सही है कि ये आपका जो एसेट भी बन जाएगा। तो ये बिल्कुल सही बात कही तुमने उस्मान। सो दिस इज हाउ दीज तो अब आपको ये समझ में आ गया कि मैक और बाय एनालिसिस कैसे किया जाता है। या अभी भी कोई इसमें सवाल है? अगर किसी का सवाल है तो मुझे पूछ ले अभी, वरना हम आगे चलते हैं। अब हम आप आते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 4 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और ये जो 4 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये बेसिकली प्योरली पीएमबॉक गाइड के हवाले से और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये 4 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट यूज होते हैं। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट की और भी बहुत सारी किस्में हैं। तो आपने ये नहीं समझना है कि टोटली जो है वो यही 4 किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फॉर्म फिक्स प्राइस, कॉस्ट प्लस, टाइम एंड मटेरियल, यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। ये इसने बताया कि जी 4 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब फर्म फिक्स प्राइस जो कॉन्ट्रैक्ट था उसकी फर्दर उसने 3 उसकी डिटेल्स बताई हैं। 3 डिटेल्स का मतलब ये है इसको 3 उसमें हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है कि जी फर्म फिक्स प्राइस, मतलब ये कि आपने जो कॉन्ट्रैक्टर हायर किया उसको एक फिक्स प्राइस आपने कहा कि जी आप ये प्रोजेक्ट जो है मुझे सपोज करें 1 लाख रुपए में बना कर दो, ठीक है। अब इसमें उसकी जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी अपने कॉस्ट भी और मटेरियल और एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। इसमें फिर कोई हैंकी पैंकी नहीं होगी। वो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपने उसको 1 लाख रुपया देना है और अपना प्रोजेक्ट उससे ले लेना है। ये है फर्म फिक्स प्राइस, कोई प्लस माइनस नहीं होता। फर्म प्राइस इंसेंटिव फी, अब ये वाला जो है ये वाला उस वक्त होता है कि जब आप प्रोजेक्ट जो है उसने अगर सपोज करें उसने कहा कि जी मुझे मैं 6 महीने में बना कर दूंगा, तो आप उसे ये कहते हैं कि अगर तुम मुझे 5 महीने में बना कर दोगे तो मैं तुम्हें जितने आपकी जो फर्म प्राइस थी उसके ऊपर मैं तुम्हें सपोज करें कि जी 10% ऑफ दी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो मैं आपको और एडिशनल दूंगा। तो अब ये क्या करेगा कि वो पूरी कोशिश करेगा कि वो जो आपका बेनिफिट उसे मिल रहा है, जो इंसेंटिव मिल रहा है, उसको 5 महीने में कंप्लीट कर दे। तो ये उस तरह के प्रोजेक्ट्स में होता है जब आपको तो प्रोजेक्ट जो है वो जल्दी कंप्लीट करवाना हो। जैसे जो उसने शेड्यूल दिया है उस शेड्यूल में अगर आप समझते हैं कि आपके पास पैसा ज़्यादा है और आप उसे ज़्यादा दे सकते हैं, तो आप उससे कहते हैं कि यार तुम अगर इसको 6 के बजाय 5 महीने में कर दो तो मैं तुम्हें इसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा दूंगा। तो वो कोई बुरी बात नहीं है और ये पॉसिबल भी है। इसके बाद कहता है फिक्स प्राइस विद इकोनॉमिक प्राइस एडजस्टमेंट। ये इकोनॉमिक प्राइस एडजस्टमेंट होती है बेसिकली जैसे अगर कोई बाहर की कंपनी यहाँ पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट करेगी तो वो जो भी अर्निंग करेगी प्रोजेक्ट में से, तो वो अर्निंग करके उसे बाहर डॉलर भेजने होंगे। ₹5 बाहर नहीं भेजेगा, वो अपनी पेरेंट कंपनी को जहाँ से वो आया है वहाँ पर तो वो डॉलर में काम कर रहे होंगे। अब यहाँ पर जो उसको पेमेंट मिलेगी वो मिलेगी आपको ₹5 में। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि वो जो बाहर की कंपनीज हैं वो इसको ये वाला कॉन्ट्रैक्ट उससे साइन करती है, फिक्स प्राइस विद इकोनॉमिक प्राइस एडजस्टमेंट, कि डॉलर की जो रेट होगा उसके हिसाब से आप उसको जब पेमेंट करेंगे तो उस दिन जो डॉलर का रेट होगा उस हिसाब से आप उसको पे करेंगे, ताकि उस पैसे को वो कन्वर्ट करे ₹5 को डॉलर में और फिर अपने मुल्क में वो भिजवा सके। सो इस वजह से ये वाला कॉन्ट्रैक्ट ये फिक्स प्राइस विद इकोनॉमिक प्राइस एडजस्टमेंट कहलाता है।
इसी तरह से जो कॉस्ट रीइंबर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि यहाँ पर आपको यहाँ पर कॉस्ट प्लस वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वो ये वाला है। इसकी भी फर्दर 3 क्लासिफिकेशन है। एक है कॉस्ट प्लस इंसेंटिव फी। अच्छा, कॉस्ट कॉस्ट में और वो फिक्स्ड वाले में क्या फ़र्क है कि कॉस्ट में ये होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ये कहता है, और नॉर्मली जो आप अपने घर पे कभी किसी को बुलाते हैं काम करने के लिए तो वो यही वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है नॉर्मली उसके साथ। लेकिन वो चूंकि डॉक्यूमेंटेड नहीं होता तो इसलिए आप कोई क्लेम नहीं करते हैं। वो आके कहता है कि जी ये इतने का सामान आया। तो अब चूंकि घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं उसमें 1000-2000 की बात होती है, तो वो 1000-2000 या तो प्लस में आपको फायदा होगा या लॉस होगा। तो लेकिन जब आप बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में जाते हैं जहाँ पर करोड़ों और अरबों रुपए की जो बात होती है तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों को बहुत थॉरोली देखना होता है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। ये ना हो कि हम वो हमारे गले पड़ जाए। तो सबसे पहला ये है कि कॉस्ट प्लस इंसेंटिव, मतलब आपने उससे ये कहा कि यार जितनी भी तुम मटेरियल लगाओगे उसकी जो कॉस्ट होगी ऑन टॉप ऑफ इट हम आपको थोड़ा सा इंसेंटिव भी उसके ऊपर देंगे। तो ये पहला वाला टाइप होगी। कॉस्ट प्लस फिक्स फी में ये होगा कि हम आपको कॉस्ट और उसके बाद एक फिक्स अमाउंट जो है, ये इंसेंटिव में जो है वो समझे एक तरह से परसेंटेज होगी। फिक्स्ड में ये होगा कि जितनी भी कॉस्ट होगी उसके ऊपर सपोज करें जी कि टोटल हम 10% देंगे, कॉस्ट का नहीं। मतलब या मतलब इसको बल्कि परसेंटेज के बजाय परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ऊपर लगेगा। इधर जो बीच वाली है उसमें आपने ये कहा कि जी अगर ये तुम्हारा 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो हम तुम्हें जो है वो 50,000 जो है वो हम आपको फिक्स फी देंगे अगर आप हमारा काम जो है जल्दी कर। ऊपर वाले में आपने ये कहा कि जितनी कॉस्ट होगी, सपोज करें 1 करोड़ है तो उसका 10% हम आपको देंगे। 1 करोड़ का 10% जो है 10 लाख रुपए बनता है। तो यहाँ पर वो इंसेंटिव कहलाएगा, यहाँ पर वो फिक्स्ड फी 50,000 जो है वो फिक्स्ड फी कहलाएगा। कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर ये होता है कि जी इसमें और जो सबसे ऊपर वाला है इसमें थोड़ा सा फर्क है। ऊपर वाले में ये इंसेंटिव की बात कर रहा है, नीचे वाले में ये कहता है कि जो प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर है वो प्रोजेक्ट बनाने के बाद जो उसको कॉस्ट देनी है ये उसकी बात कर रहा है कि वो आपको ये कहेगा कि जी जितने का भी प्रोजेक्ट बने, अगर 1 करोड़ का बनेगा तो हमारे अपने जो चार्जेस होंगे प्रोजेक्ट पे काम करने के, वो सपोज करें वो कहता है कि जी हम 20% लेंगे। वो 10% पे बात नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि कोई भी जो बिजनेसमैन काम करता है तो नॉर्मली कोई भी बिजनेस जो है वो वायबल उस वक्त होता है जब उसको उसमें आपने पैसा लगाने के बाद आपको 18 से 22% का मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए। 18 to 22। 10% पे जो है वो नॉर्मली इस तरह के काम नहीं होते। यहाँ सवाल ये है कि जी रिट्रीट नहीं कहना होता, रिपीट कहना चाहिए था मेरा ख्याल में। इरहान आप रिपीट कहना चाह रहे थे जी। आ, नहीं, रिट्रीट के मीनिंग तो रिट्रीट का मतलब तो पीछे हटना होता है। रिट्रीट इज नॉट फिक्स्ड फी। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे जाना, पीछे हटना। जैसे अगर जंग होती है तो उसमें जो आपकी फोर्सेस अगर मतलब पसपा हो जाती हैं तो उर्दू में इसको बोलते हैं पसपा होना। ये फिक्स फी जो है वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट व्हिच यू आर गेटिंग। फिक्स्ड फी का मतलब ये है कि अगर मतलब ये कि आपने सपोज करें कि जी उसने वर्किंग की और वर्किंग में उसको पता चला कि जी ये प्रोजेक्ट जो है वो मैं 80 लाख में बना लूंगा, और 80 लाख में लगाने का मतलब ये कि मुझे कम से कम 6 महीने के एंड पे 20 लाख रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। तो वो आपको कॉस्ट देगा, वो कहेगा कि जी ये प्रोजेक्ट मैं बनाने को तैयार हूँ,
मैं 1 करोड़ रुपए में बना के दूंगा। तो अगर आप एग्री करते हैं तो 80 लाख तो वो उसके पैसे सारा उसमें लग जाएगा प्रोजेक्ट बनाने में, और 20 लाख उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस वजह से वो एक, ये है बेसिकली फिक्स्ड फी। इसमें जो प्रोजेक्ट बनवा रहा है, बनवाने वाला जो है वो हमेशा याद रखें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी में, जो प्रोजेक्ट बनवा रहा है वो बायर कहलाता है, जो बना रहा होता है प्रोजेक्ट वो सेलर कहलाता है। तो फिक्स्ड फी में जो है वो सारा जो रिस्क है वो सेलर के ऊपर होता है। अगर वो सपोज करें कि उसने 80,000 की कॉस्ट एस्टिमेट लगाई और प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे वो 1 करोड़ हो गया, तो वो जो उसके 20 लाख अपने थे वो अब आप वो क्लेम नहीं कर सकते कंपनी से कि जी मैंने मतलब आपसे 80,000 में कहा था प्रोजेक्ट बनाने का, और हमने सोचा था कि जी 20,000 रुपया जो है 20 लाख रुपया हम अपना अपनी प्रॉफिट रखेंगे, लेकिन जब हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है तो ये पूरा प्रोजेक्ट ही जो है वो 1 करोड़ का बना है, तो अब आप 20 लाख रुपया हमें अलग से दें। ये पॉसिबल नहीं है उसमें फिक्स फी में। तो एक्चुअली यहाँ पर ये है, अब ये जो मैंने अभी बात कही है इसको अभी आगे अभी जो है वो एक ग्राफ से आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगी। अच्छा, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीट हो जाएं तो फिर मैं उसका ग्राफ भी दिखा देता हूँ। अब ये है आगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है जी टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये बेसिकली हाइब्रिड है फिक्स्ड कॉस्ट और कॉस्ट प्लस वाले का। हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब है कि आधा तीतर और आधा बटेर, मतलब आधा फिक्स्ड कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट आएगा इसमें और आधा जो है वो कॉस्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट है। और ये नॉर्मली जब आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट हो और प्रोजेक्ट आपने बहुत जल्दी में करना हो तो उसमें आप टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करते हैं। और हाइब्रिड इसको इसलिए कहा गया है कि ये आधा जो है वो कॉस्ट रिइंबर्सिबल का पार्ट होता है और कुछ जो है उसमें फिक्स्ड प्राइस का पार्ट होता है। अब ये इसके बाद इसने, अच्छा अब आप ये कहेंगे कि एक और भी तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट था, और वो था कौन सा? यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। तो यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अभी आपको बता देता हूँ। तो अभी शायद इसमें आगे भी आएगा और नहीं आएगा तो मैं बता भी दूंगा। अब इसने पहले तो इसको दोनों का कंपैरिजन दिया है। अब ये जो कंपैरिजन है, अब मैं इसको स्किप इसलिए करूँगा कि मैं चाहूँगा कि आप इसको खुद पढ़ें। एंड हो सकता है कि मैं वहाँ पर आपसे एग्ज़ाम में आपसे ये पूछूं कि जी कोई एक सिचुएशन दूं और उसमें आपसे ये पूछूं कि आप ये मुझे बताएं कि इस सिचुएशन में आप फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा बेहतर रहेगा या कॉस्ट रिइंबर्सिबल जो है वो बेहतर रहेगा। तो अगर आपने इसको पढ़ा हुआ होगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर इसको पढ़ा हुआ और समझा हुआ नहीं होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट। सो यू मस्ट गो थ्रू इट बाय योरसेल्फ। समझ में नहीं आएगा तो आप पूछेंगे, पूछेंगे नहीं तो मैं समझूंगा कि आपने पढ़ लिया और आपको समझ में आ गया है। सो मैं अभी इस वक्त इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं जितनी चीज़ें बिल्कुल पूरी पूरी एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ और उसके बाद अगली मरतबा पूछता हूँ कि जी कुछ पढ़ा, तो आप कहते हैं कि जी हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, नेक्स्ट टाइम पढ़ा। और वो नेक्स्ट टाइम जो वो चांद रात को ही आएगा। तो मैं उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको ये एज एन असाइनमेंट, रीडिंग असाइनमेंट दे रहा हूँ। ये है वो डायग्राम जिसका मैं कह रहा था कि किस कॉन्ट्रैक्ट में किसके पास ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो ये जो ऊपर जो है इसने लिखा है कि बायर का रिस्क, इस कॉन्ट्रैक्ट में बायर का रिस्क हाई होता है। अब बायर जो है वो बंदा है जो प्रोजेक्ट बनवा रहा है। सेलर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर है जो कि काम कर रहा है। जैसे आप अपने घर पे प्लम्बर को बुलाते हैं तो प्लम्बर जो है वो सेलर कहलाएगा, आप जो है वो बायर कहलाएंगे। तो कॉस्ट कॉस्ट के जितने तीनों टाइप्स हैं उसमें बायर का रिस्क हाई है, और जैसे जैसे आप आगे जाते हैं तो ये रिस्क लो हो जाता है। और वही चीज़ रिवर्स हो जाती है सेलर के कॉन्टेक्स्ट में कि इसमें सेलर का रिस्क कम है, बायर का रिस्क हाई है। तो यहाँ पर इसमें तो मेरा ख्याल है कि ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों है, इसलिए कि मैंने ये पूरा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। तो अगर ये डायग्राम आपके जहन में इसके जितना मैंने जो तीनों कॉन्ट्रैक्ट टाइप की आपको मैंने पूरी समझाई है उसको जब आप सामने रखेंगे तो इट विल मेक मोर सेंस टू यू।
इसके बाद है जी कंडक्ट प्रोक्योरमेंट। तो उसमें अब उसने ये कहा कि जी एक होता है RFP, एक होता है RFQ, एक होता है बिड। बिड मैंने अभी आपसे कहा था कि जैसे जो आपके जो टेंडर्स होते हैं वो बिड कहलाते हैं। RFP कहलाता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, RFQ कहलाता है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, और इसी तरह से इसको जो टेंडर नोटिसेज होते हैं वो बिड भी कहलाते हैं। अब ये क्या इसकी डिटेल्स क्या है वो अभी आपको इसमें समझ में आएगी। अब यहाँ पर ये उसने इसका पूरा प्रोसेस समझाया कि ये है जी प्री प्रोक्योरमेंट स्टेज। प्री प्रोक्योरमेंट में ये जो सारे लोग हैं ये सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कि इंतज़ार में है कि जी कोई गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करे तो हम उसमें बिड सबमिट करेंगे। तो जैसे ही कंपनी मतलब जैसे कोई भी एक कंपनी जो है वो कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती है तो उसका एड देती है अखबार में। उस एड से इन सबको पता चल जाता है कि ये फलां कंपनी कोई प्रोजेक्ट बनवाना चाह रही है। तो वो जो कंपनी है वो कहती है, वो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, वो इनको वो कंपनी जो है वो इनसे कहेगी कि जी आप मुझे कोटेशन दें, मुझे ये काम करवाना है, अब आप अपनी कोटेशन सबमिट करें। अच्छा, अब यहाँ पर इसने एक ही जगह पे यहाँ पर उसने रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन स्टेज भी कहा है और इसी को RFP स्टेज भी कहा है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन एंड रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। तो नॉर्मली प्रपोजल जो है, अब इसका जो दोनों का डिफरेंस है वो अभी अगली स्लाइड में आपको नजर आएगा। सो इसको अभी जहन में सिर्फ ये पिक्चर रखें ताकि आपको पिक्चर से जो है जरा कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर समझ में आए। इस स्टेज के बाद जो अगला स्टेज होता है, इतने लोगों में से फिर आप किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं टू एक्सिक्यूट द प्रोजेक्ट। इसीलिए यहाँ पर आपको इतने सारे लोगों में से छांटी कर करके और फिर आप यहाँ पर आते हैं। सो दिस इज हाउ दिस होल प्रोसेस इज कैरिड आउट। अब इसमें चीज़ें और भी बहुत सारी हैं, मैं देखता हूँ कि अगर टाइम होगा तो मैं और भी एक्सप्लेन करूँगा, अदरवाइज वी विल कीप ऑन मूविंग। अब ये है आउटलाइन फॉर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। अभी जो हमने पिछला रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल पढ़ा तो उसमें आउटलाइन का मतलब ये कि ये जो बायर है वो जब रिक्वेस्ट भेजेगा कॉन्ट्रैक्टर्स को या तो उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में मेंशन होनी चाहिए। ये कहलाता बेसिकली टेंडर डॉक्यूमेंट एक तरह से। तो अभी हम ये टेंडर डॉक्यूमेंट्स भी अभी आपको नज़र आएंगे। तो इसमें से अगर सपोज करें जैसे अगर मैं सवाल देता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि जी आपको एक टेंडर का जो है कटिंग आपको उसमें दे दूँ इम्तिहान में, और उसके बाद कहूँ कि जी आपने इसका एक प्रपोजल बना के और उसको सबमिट करना है। तो वो जो आपसे सवाल होगा फिर उसमें आपने ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करनी होंगी और उसको बना के दिखाना होगा। तो दिस इज हाउ यू कैन डू। अब आपने इसको एग्जैक्टली किस तरह से करना है या क्या करना है उसका तरीका ये है कि आप नेट पर जाएंगे और इसमें जैसे एक एक जो लाइन लिखी हुई है पर्पस ऑफ रिक्वेस्ट और प्रपोजल, ये जब आप गूगल में लिखेंगे तो आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी जहाँ पर इसके हवाले से इंफॉर्मेशन होगी। उसमें से बेस्ट इंफॉर्मेशन जो है उसको निकाल के लिख के अपने सामने रख लें। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि चूँकि आपको इम्तिहान ऑनलाइन नहीं देना है और ऑनलाइन इम्तिहान में तो आपने उसमें कोई इशू नहीं है, सामने वो लिखा हुआ रखा होगा, आप उसको ये एक तरह से ये इस वक्त एक तरह से ये आपका असाइनमेंट भी हो जाएगा और वही असाइनमेंट जो है वो आपके लिए इम्तिहान में आसानी पैदा कर देगा। और अगर आपने नहीं किया होगा तो फिर वहाँ पर बैठ के फिर आप गूगल में सर्च कर रहे होंगे, फिर उसके बाद उसको देख के और उसको लिखना शुरू करेंगे। तो उसमें हो सकता है कि इससे मतलब आपने पहली साइट क्लिक की और उसमें 4 लाइनें आपको मिल गई, आपने वही छाप दी वहाँ पर। जबकि उसके बाद अगली वाली जो स्लाइड, अगर अगली वाली जो साइट थी उसको आपने क्लिक ही नहीं किया लेकिन उसमें इससे ज़्यादा बेहतर अच्छे अच्छे अंदाज में उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर आपके नंबर उसमें ज़ाहिर कम आएंगे। तो इसका बेहतरीन तरीका ये कि इस वक्त जो आपके पास टाइम अवेलेबल है इसको कैश करें और उसको इस्तेमाल करके इस तरह से
ये पूरा जो है ना रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आप कल को जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो हो सकता है कि आपका बॉस ही कहे कि यार एक लेटर बनाओ, ये जो है ना हमने जो बिडर्स हैं उनको भेजना है। तो फिर आप उसमें स्टेटमेंट ऑफ वर्क आपको एक्सप्लेन करके और छोटा सा बैकग्राउंड और ये सारी चीज़ें बना के उसको मतलब बिडर्स के पास भेजना होगा। अब ये है जी सैम्पल प्रपोजल इवैल्यूएशन शीट। ये जब ये हम जो 4 चैप्टर हमने बुक के पढ़े थे उसमें जब ये चीज़ आई थी तो मैंने कहा था कि मैं आपको एक और जो मैं जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ तो उस हिसाब से इसकी जो है मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आपको दूंगा। ये वो वाली शीट है जो इसका मैं उस वक्त जिक्र कर रहा था। तो इसमें क्या है कि आपने ये क्राइटेरिया, हर कंपनी का अपना क्राइटेरिया हो। तो सपोज करें जिस कंपनी में भी आप हैं वो नॉर्मली ये क्राइटेरिया सेट करते हैं और वेटेज भी मोर और लेस इसी तरह का ही वेटेज वो फिक्स करते हैं। फिर आपने क्या करना होता है कि जो आपको प्रपोजल सबमिट में, ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है और ये कंपनी सी है, ये तीनों कंपनीज अपने अपने में प्रपोजल सबमिट करेंगी। उन प्रपोजल्स को जब आप स्टडी करेंगे तो उसके हिसाब से फिर आप उसको रैंकिंग देंगे। ये रेटिंग या रैंकिंग, इसको दोनों दोनों लफ्ज इसमें यूज कर सकते हैं। वो रेटिंग देंगे, सपोज करें कि जी उसने, आपने उसको पढ़ा, उसका डॉक्यूमेंट जो उसने सबमिट किया था टेंडर डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में, जो बिड डॉक्यूमेंट था उसमें उसने लिखा कि जी उसके पास जो जो उसका टेक्निकल स्टाफ है बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसकी क्रीडेंशियल्स हैं। जो स्टाफ है उसका बहुत सारे सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने काम किया हुआ है उस कंपनी में। तो इस हिसाब से आप तीनों को एवेलुएट करेंगे और तीनों को आप रैंकिंग देंगे या रेटिंग देंगे। सपोज करें एक को आपने दी कि जी 30% है, तो आपने कहा कि यार इसके पास जो है वो तकरीबन 23% जो है ना, मेरा ख्याल से कि 23% मतलब 30 में से 23 नहीं कहेंगे, बल्कि इसको आप रैंकिंग को जो है वो नॉर्मली नंबर्स के साथ मेंशन किया। तो नंबर के साथ मेंशन करने का मतलब ये है कि वो सपोज करें कि जी आपने इसको दिया कि 5 या 10 नंबर आपने, या 1 से लेकर 10 तक आपने नंबर रखे थे। तो चूंकि इसकी टेक्निकल अप्रोच बहुत अच्छी थी तो आपने इसको 8 नंबर दिए, इसको 7 दिए, इसको 5 दिए। तो जो स्कोर है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्कोर मिल जाएगा। उस स्कोर का यहाँ पर जो टोटल आएगा, उस टोटल की बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि ये प्रपोजल, ये जो प्रोजेक्ट है, मैंने कंपनी ए को या कंपनी बी को या कंपनी सी को देना है। जिसका स्कोर सबसे हाईएस्ट होगा आप वो कॉन्ट्रैक्ट उसको अवार्ड कर देंगे। तो ये है वो इस तरह का तरीका जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट्स को अवार्ड करते हैं। इसी तरह से एक और मतलब ये कि सप्लायर्स जो आपने अपनी कंपनी के लिए रखे हैं, ये उसकी उसी की एक तरह से समझें कि ये उसकी एग्जाम्पल उसने फर्दर एलाबोरेट की कि ये पॉसिबल पॉइंट्स थे कि आपने, जैसे आपने ये कहा कि जी क्राइटेरिया मेरा ये कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस, उसका आपने 10 पॉइंट दिए। प्रोजेक्ट मैनेजर इज पीएमपी सर्टिफाइड, उसका आपने 5 नंबर रखे। उसके प्रेजेंटेशन ऑन मैनेजमेंट अप्रोच, जो उसने प्रेजेंटेशन दी, जो ये बिडर्स आए थे वो सब, या ये तो आपने सेट किए थे सारे। इनकी बेसिस पे आपने जो बिडर्स आए थे उनको आपने एवेलुएट किया, तो आपने एक को 8 दिया, एक को 6 दिया, एक को 9 दिया। इसमें इस वाले क्राइटेरिया में ये आपकी रैंकिंग हुई, इस क्राइटेरिया में ये रैंकिंग आई। इसके पास कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर पीएमपी सर्टिफाइड नहीं था, इन दोनों के पास था, तो ये आपने पूरे 5-5 नंबर दे दिए इनको। प्रेजेंटेशन और मैनेजमेंट अप्रोच में आपने, इसने सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन दी थी, इसने उससे थोड़ी कम, और इसकी बिल्कुल सही नहीं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी, आपने उसको एवेलुएट किया, उसने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे उसकी बेसिस पे आपने एनालाइज किया कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी है वो इसकी सबसे बेस्ट है। उसकी बेसिस पे आपने जब इसका टोटल किया तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स इसको आए, तो ये जो प्रोजेक्ट है वो आप बेसिकली इस सप्लायर को आप दे देंगे। दिस इज हाउ दीज क्राइटेरियाज आर सेट। अब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट जो हमने पिछले उसमें जो पढ़े थे, जो 4-6 टाइप के वो कॉन्ट्रैक्ट
टॉपिक्स थे, अब उसका जो है कंपैरिजन आएगा। अब आप यहाँ पर देखें कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये मुख्तलिफ एडवर्टीजमेंट्स हैं जो कि आपने न्यूज़पेपर में देखी होंगी। नहीं देखी हैं तो अब कम से कम देखना शुरू करें कि ये कितनी रेलेवेंट हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ। अभी हम बार बार पढ़ रहे थे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, अब ये अखबार में भी छप रहा है और मिनिस्ट्री इसको आप जब देख रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये कितनी वैलिड चीज़ है जो कि प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यही है, आपको समझाना भी मकसूद है। इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में लें क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है सिर्फ टाइम पास वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसकी बहुत सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी एक तरह से ये वही चीज़ है जो कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है, तो इसको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, ईओआई भी कहलाता है ये। इसके बाद ये टेंडर नोटिस है, फिर इनविटेशन फॉर बिड, और फिर ये है प्री क्वालिफिकेशन नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। अब ये पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने ये अनाउंस किया हुआ है। प्री क्वालिफिकेशन ये होता है कि जैसे बहुत सारी जो बड़ी कंपनीज होती हैं ना, वो क्या करती हैं कि उनके कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो फिक्स होते हैं, तो उनको फिक्स करने के लिए जो है वो नॉर्मली इस तरह से गाहे बगाहे वो इस तरह के नोटिस इशू करती हैं, और उसमें जो कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे वो बिड्स मंगवाती हैं और उनसे कहती है अच्छा मैं इसको इस स्टेज पे आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिटेल में नहीं जाना है, इसको सिर्फ आपको इसमें यहाँ पर शो इसीलिए किया है कि आप थोड़ा सा इसको देख ज़रूर लें। न्यूज़पेपर किसी भी संडे का जो न्यूज़पेपर है उसको आप देखेंगे तो उसमें आपको नज़र आ जाएगा। इसमें एक और चीज़ नज़र आ रही है, पेपरा रूल्स नज़र आ रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये पेपरा रूल्स है। तो ये जो पेपरा रूल्स हैं बेसिकली ये कहलाते हैं बेसिकली पब्लिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, PPRA। पाकिस्तान या ये है मेरा मुझे एग्जैक्टली इसका वो अभी याद नहीं है, चाहे तो हम इसको वैसे ही नेट पे चेक कर सकते हैं, लेकिन ये शायद ये पाकिस्तान प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है शायद, या पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसमें थोड़ा सा डाउट है, दोनों में से कोई एक है। लेकिन तो ये जितने ये टेंडर नोटिसेस और ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट, जी क्या कह रहे हैं सर ये है पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी पब्लिक अथॉरिटी। प्रोक्योरमेंट, ठीक है। ये पेपरा रूल्स हैं, तो ये जो मतलब तुम लोग असल में मुझे नहीं पता कि तुम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, या ये जो न्यूज़ आती है उस तुम लोग सुनते हो या नहीं सुनते हो, लेकिन उसमें अक्सर जो है वो इस चीज़ के बारे में डिस्कशन में आती है, जो ये जो कि बहुत सारी जो कंपनीज काम करती हैं उसमें जो 2 नंबरियां होती हैं, तो वो कहते हैं कि जी पेपरा रूल्स के अगेंस्ट इन्होंने काम किया है। पेपरा रूल्स जो है वो ये कहते हैं कि किसी जो गवर्नमेंट जितने भी कंपनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए बाइंडिंग है कि वो किसी भी प्रोजेक्ट को साइन करने से पहले कम से कम 3 कॉन्ट्रैक्टर के जो 3 कॉन्ट्रैक्टर से वो बिड मंगवाते हैं, और उसमें से जिसके सबसे कम रेट होते हैं फिर उसको वो बिड एलोकेट होती है। लेकिन इसी में 2 नंबर ही होती है कि जो 2 नंबर काम करने वाला होता है वो सबसे लोएस्ट पैसा मतलब बताता है कि जी मैं ये काम कम से कम पैसे में कर दूंगा, उसमें से आधा पैसा जो है वो जो उसको असाइन करने वाला होता है उसको खिला देता है, और बाकी जो आधा पैसा होता है उससे वो काम करता है। तो जो काम होता है वो 2 नंबर मटेरियल लगा के और कंप्लीट करके दे देता है। इसीलिए आपको सड़कें और ये सारी चीज़ें टूटी फूटी नज़र आती हैं, उसके पीछे रीज़न ये होता है। तो यू सी कि हाउ ऑल दीज things are very important and significant in understanding सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। जी सर लेकिन देखें हमारे यहाँ तो मैं थोड़ा बहुत फिर भी इस चीज से वाकिफ हूँ क्योंकि मैं देखता भी रहा हूँ और यहाँ इंटरेस्ट भी है मेरा थोड़ा देश में जाने का ना। जी जी तो
सर वो बात ये है कि उसके बाद जो क्वालिटी चेक भी तो होता है ना, ये तो ये नहीं कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टर ने ले लिया और काम शुरू, वो काम हो गया तो बस खत्म कहानी। सही है। अब मैं आपको उसके बताऊं कि बाद क्वालिटी चेक भी होता है आफ्टर हमारा कंप्लीशन। सवाल बिल्कुल वैलिड है। अब मैं तुम्हें इसके पीछे की स्टोरी बताता हूँ कि उसमें क्या होता है। बैक एंड पे स्टोरी ये होती है कि जब आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करवाते हैं तो नॉर्मली जैसे एक सड़क का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपने उसको बना के जब आप उसको देते हैं हैंड ओवर, तो उसमें जो टेंडर डॉक्यूमेंट है उसमें मेंशन भी होता है कि जी आप इस सड़क की जो मरम्मत है उसके उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी कम से कम 3 साल तक। जिस तरह से आप अपने जब कोई चीज खरीदने जाते हैं मार्केट में, कोई भी जैसे नई, या आपने सपोज करें जी टीवी खरीदा या फ्रिज खरीदा, तो आप सबसे पहले उसे कहते हैं कि जी इसकी वारंटी कितनी है। क्यों पूछते हैं? इसलिए कि आप ये चाहते हैं कि जी जो चीज मैं खरीद रहा हूँ, ये ना हो कि मैं घर पहुंचूं और वो चीज खराब हो जाए और फिर वो मेरे लिए बेकार हो जाए। तो आप वो जो उससे ये पूछते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उससे वारंटी या गारंटी चाहते हैं। इसी तरह से इसमें भी गारंटीज होती हैं। लेकिन आपको कभी नजर आया कि जैसे अगर कोई सड़क नई बनी है और उसके अंदर कोई टूट फूट हुई या कुछ हुआ, तो विद इन नो टाइम जो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आके बना दे? वो नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? इसलिए कि उस उससे जो उसको रिपेयर करने में जो पैसा लगाना था वो ऑलरेडी उस बंदे को वो खिला चुका है, जो जिसने उसको ये कॉन्ट्रैक्ट असाइन किया था। तो जब उसे खिला चुका है तो वो बोलता है कि अब ये उसकी जिम्मेदारी है, अब ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इसीलिए वो जो जिसने पैसा खाया वो उससे पूछता भी नहीं है। अब जब वो पूछता नहीं तो सफर कौन करता है? जनरल पब्लिक सफर करती है। इसीलिए आपको एथिक्स पढ़ाई गई थी कि एथिक्स अगर आपके अंदर होगी तो आप ये दो नंबरियां नहीं करेंगे। सो नाउ यू सी एथिक्स और इसका कितना आपस में लिंक और रिलेशनशिप है। तो जब मैं पढ़ाता हूँ एथिक्स, तब भी वो कहते हैं कि जी हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, हम तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हमें एथिक्स का क्या काम है? एथिक्स का यहाँ पर काम है। ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से आपको दोनों दोनों एरियाज में आपकी कॉम्पिटेंस और अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अर्नेस्ट मनी किसी भी टेंडर डॉक्यूमेंट में, अब ये जितने भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये जो टेंडर नोटिस है, इसमें अगर आप इसको, अब ये बहुत छोटा सा नजर आ रहा है लेकिन अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो उसमें ये लफ्ज आपको नजर आएगा। अर्नेस्ट मनी एक तरह से, जिस तरह से आप अगर किसी से किराए पर घर लेते हैं तो वो बयाना लेता है, तो ये अर्नेस्ट मनी जो है वो भी बेसिकली बयाना होता है। तो ये हर बिडर जो है उसको ये सबमिट करना होता है। और इसकी जो अमाउंट होती है नॉर्मली, जो कॉन्ट्रैक्ट की जो टोटल कॉस्ट होती है, जैसे अगर सपोज करें जी 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसका 2 to 5% अर्नेस्ट मनी होती है और ये सबको जमा करवानी होती है। सॉरी, फोन आ गया था लेकिन मैंने फोन रिसीव नहीं किया। मैंने उसको बेल बंद करने के लिए थोड़ा सा मैं उठा था। तो इसको बयाना मैंने जैसे बताया, इसी तरह से इसमें जो 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 प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें जैसे अभी जुबैर ने भी जो सवाल पूछा कि जी मतलब वो कोई वारंटीज तो होती हैं, तो वो जो वारंटीज होती हैं वो परफॉर्मेंस बॉन्ड होता है या परफॉर्मेंस गारंटीज कहलाती हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो वो सब साइन करते हैं, लेकिन चूंकि जो साइन करवा रहा है वो चूंकि पैसे खा के बैठा होता है, तो फिर उसका मुंह नहीं खुलता है। जब भी वो दो सामने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 2 नंबरी भी करता है, तो चूंकि ये पैसा खा के बैठा होता है तो फिर वो मतलब उसको उसके ऊपर एक्शन नहीं लेता। लेकिन अगर वो पैसे ना खाए तो वो फिर उसको पूछ सकता है। वो 3 साल तक नॉर्मली किसी भी प्रोजेक्ट पे ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्टर की कि उसमें कोई भी टूट फूट होती है, काम में कोई 2 नंबरी हो, तो उसकी तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर आती है। तो ये सारी चीजें आपको पेपर में जरूर नजर आएंगी, लेकिन रियलिटी में आपको इसीलिए नजर नहीं आती कि यहाँ पर वो सारी चीजें जो है वो करप्शन की नजर हो जाती है। तो ये अर्नेस्ट मनी जो है वो नॉर्मली 2 to 5% होता है। अगर बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो करोड़ों का, तो उसकी अर्नेस्ट मनी 2% होती है, और अगर छोटा कॉन्ट्रैक्ट हो तो 5% तक जा सकती है।
तो ये हर एक को जमा करवाने के, लेकिन जो फिर सक्सेसफुल होता है उसकी अर्नेस्ट मनी रिफंड नहीं होती है, बाकी सबकी रिफंड हो जाती है। और उसकी ये जो अमाउंट है वो या तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में एडजस्ट हो जाती है, या फिर वो एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट उसको वापस हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसके ऊपर। इसके बाद है जी अब ये प्रोक्योरमेंट, ये जो RFI, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल एंड रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, ये इसके डिफरेंसेस दिए गए हैं कि इन तीनों में क्या फ़र्क है। तो ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं जो सवाल पूछूंगा तो सिंपल ऐसा नहीं होगा कि बट व्हाट इज़ RFP, व्हाट इज़ RFI और व्हाट इज़ RFQ। इसके सामने ये जो सारा मैट्रिक्स बना हुआ है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होनी चाहिए। और ये मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद पढ़ें। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, नहीं पूछेंगे तो मैं समझूंगा कि आपने इसको पढ़ लिया है और आपको आ गया है। तो ये आप इसको, और इसी तरह से यहाँ पर आप देखें, इसमें अभी जो जैसा भी मैंने हमने पिछली वाली स्लाइड में देखा था, EOI, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, और या रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, इसी तरह रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर ऑफर, रिक्वेस्ट फॉर टेंडर या रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, इन सब में क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें ये आपने अब इसको खुद पढ़ना है। किस कॉन्टेक्स्ट में? इसी कॉन्टेक्स्ट में जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने अभी आपको सारी बैकग्राउंड सारा मैंने आपको दे दिया है कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। इससे रिलेटेड मटेरियल पूरा नेट जो है वो भरा हुआ है, बेतहाशा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये आप पढ़ेंगे तो इसको पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली दिस इज। तो इसका जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान में मैं जब सवाल पूछूंगा तो मैं इसका डिफरेंस ही पूछूंगा। तो अगर वो आपने इसको पढ़ के उसको हाईलाइट किया हुआ होगा तो यू विल बी एबल टू गिव द आंसर वेरी थॉरोली, अदरवाइज आपको इसमें इश्यूज आ सकते हैं। अच्छा, अब जो हम, चूंकि अब हम पढ़ जो रहे हैं वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में 3 मेजर पार्ट्स होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के, और वो जो 3 पार्ट्स हैं वो है लीगल, उसका लीगल एस्पेक्ट, क्योंकि आपने अगर कोई 2 नंबरी होती है या कुछ मसला होता है तो आप उसे कोर्ट में भी घसीट सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट है जी कमर्शियल, और तीसरा पार्ट है उसका टेक्निकल। और जो कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो है बेसिकली इसमें ड्राफ्टिंग एंड फाइनल प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस, advising the existing commercial team, including contractors and subcontractors, and providing and implementing document control system. कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ये तीन काम होते हैं, और ये तीनों काम जो हैं वो बेसिकली इस इन 3 एरियाज के अंदर रहते हुए होते हैं, क्योंकि ये 3 एरियाज जो है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का हिस्सा होता है। उसमें लीगल पार्ट भी देखा जाता है, कमर्शियल पार्ट में उसकी जो मतलब टोटल कॉस्ट कैसे होगी, कोई मसला होता है तो कौन इसका जिम्मेदार होगा। जैसे अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें डिले होते हैं तो उसमें आपको लिक्विडेटेड डैमेजेस देना होता है, या जैसे पेंडेमिक जो हुआ है कोविड-19, तो इसमें इसकी वजह से अगर आपका प्रोजेक्ट डिले होता है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल। तो ये जो कोविड-19 वाला जो पार्ट है ये बेसिकली कहलाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी में इसको कहते हैं फोर्स मेजर। ये हो सकता है कि अभी आगे मेरा ख्याल है कि मैंने इसमें दिया हुआ तो है, मैं देखता हूँ ज़रा, इसमें नहीं दिया हुआ है, चले कोई बात नहीं। मैं इसकी इसमें ये प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में ये जितनी टर्मिनोलॉजीज हैं ये आपको बहुत थॉरोली आनी चाहिए, इसलिए कि अब आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि जिस कंपनी में भी अगर आप एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर या प्रोजेक्ट असिस्टेंट या असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पे अगर काम कर रहे होंगे, और अगर वो कॉन्ट्रैक्टिंग का काम करती होगी वो कंपनी, तो आपको इन्हीं तमाम एरियाज में काम करना होगा। इसीलिए मेरे वो जो स्टूडेंट है उसने मुझे यही कहा था कि मतलब अगर मैं पढ़ाऊँ तो ये वाला टॉपिक सबसे पहले मैं इसको कवर करूँ, क्योंकि आखिर में अगर मैं इसको कवर करता हूँ तो फिर टाइम इतना थोड़ा इतना बचता नहीं है जिसमें मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूँ। तो बहरहाल
अब ये है लास्ट पार्ट इसका जी, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज आउट। Contract closeout may includes product verification to determine if all work was completed correctly and satisfactorily, administrative activities to update records to reflect final results, and archiving information for future use. तो ये archiving information for future use basically क्या है, lessons learned है। और ये जो उसने कहा कि product verification to determine if all work was completed correctly and satisfactorily, ये है बेसिकली, ये कहलाता है आपका ऑडिट कहलाता है, मतलब इसको ऑडिट कहते हैं, ऑडिट करना और उसका लेसन्स लर्न डॉक्यूमेंट लिखना, और ये फिर आपके ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स बन जाते हैं जो कि आपकी अगले प्रोजेक्ट में इससे आपको हेल्प मिलती है काम करने की। अच्छा, अब ये यहाँ पर आखिरी में ये तकरीबन आखिरी स्लाइड है, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक है वो बेसिकली है तो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का, और अभी हमारे पास टाइम भी है तो हो सकता है कि मैं कोशिश करके उसको कवर कर लूँ। तो 6 मिस्टेक्स दैट मेस अप अ प्रोजेक्ट। तो सबसे पहला कहता है कि नॉट अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट। अगर आपने रिक्वायरमेंट नहीं समझी होगी तो यू आर गोइंग टू मेक अ मिस्टेक इन एक्सिक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। स्टार्ट द प्रोजेक्ट विदाउट अ प्लान। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। फिर है आपकी पुअर कम्युनिकेशन। अगर आपने चीज़ों को सही तरह अपने जो क्लाइंट है या कस्टमर है उसको आपने सही तरह कम्युनिकेट ना की, तो आप बात कर रहे होंगे मशरिक की, वो बात समझ रहा होगा मगरिब की, और इस तरह से आप मसाइल का शिकार होते हैं। और चौथे नंबर पर कहता है कि जी लैक ऑफ रिसोर्सेज, स्किल्स एंड नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो भी आपका प्रोजेक्ट जो है वो फेल होगा। फेल टू मैनेज एंड कंट्रोल। अगर आपका मैनेजमेंट नहीं आती, आपको कंट्रोल करना नहीं आता चीज़ों को, यू आर गोइंग टू फेल। एंड फेल टू लर्न फ्रॉम पास्ट। तो जो पिछली मिस्टेक्स की हैं, अगर आपने उनसे सबक नहीं सीखा तो यू आर गोइंग टू मेक द सेम मिस्टेक अगेन, and that same mistake is going to cost you a lot of problems in execution of the project. So this is it for the procurement part. इसमें अब चलो मैं थोड़ा सा ये भी समझाई देता हूँ ये दोनों स्लाइड्स को भी। तो then we will not start stakeholder management, आज हम नहीं करेंगे, हम इसको नेक्स्ट क्लास की तक रखेंगे। मैं बता भी दूंगा। आइडियल लेसन्स लर्न साइकिल, बिगिन लर्निंग, यहाँ से आपने शुरू किया। डायरी इनपुट्स, तो जो भी आपने सीखा है उसको डे टू डे बेसिस पे, जैसा कि जब आप एलएम पढ़ रहे थे, जिन लोगों ने मुझसे एलएम पढ़ा है तो मैं उनको हमेशा ये कहता था कि आप अपना एक वीकली प्लानर बनाओ। तो वीकली प्लानर जो है वो वही चीज़ है कि आप डेली की डेली शाम में जाके जो भी प्रोजेक्ट आपने जिस पे भी आप काम कर रहे हैं, तो उसी दिन शाम में जाके उसके हवाले से जो भी प्लसेस और माइनसेस आपने फेस किए हैं उसको इनपुट कर दें, उसको उसमें लिख लें। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करें। पोस्टमार्टम क्या होता है, जैसे मतलब अगर वो काम कंप्लीट हो गया है तो फिर आपने उसमें ये देखना है कि ये काम जो मैंने किया वो, ये जो मुर्दा है वो अगर मरा तो किस वजह से मरा। पोस्टमार्टम तो यही होता है ना कि मरने के बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। तो वो भी इसी तरह आपने जो भी काम किया है वो कंप्लीशन के बाद जब आप उसको रीवैल्यूएट करते हैं तो वो कहलाता है पोस्टमार्टम। फिर उसका ऑडिट होता है, उसमें प्लसेस और माइनसेस चेक किए जाते हैं। इंटरव्यूज करते हैं जिन लोगों ने उस पर्टिकुलर एरिया में काम किया है, उसके साथ आप वन ऑन वन डिस्कस करते हैं कि क्या मसाइल थे। एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट एंड और उसकी नतीजे में आपने क्या एक्शन लिया था, किस तरह वो इम्प्लीमेंट हुआ, और वो जो आपने, अच्छा अब आप इसमें ये देखें कि ये जो है ये सारा दिखा रहा है वो आपके येलो में। तो येलो का मतलब ये होता है कि जिस तरह से आपकी जो सिग्नल पे येलो लाइट होती है तो उसका मतलब ये होता है कि आप चलने के लिए तैयार हैं। ग्रीन का मतलब ये कि आप चल पड़ते हैं, ठीक है। और रेड में आपने रुकना होता है। तो लेसन्स लर्न का जो साइकिल है वो यहाँ से आपने चलना शुरू किया और यहाँ पर आप चल पड़े
और यहाँ पर आने के बाद जो चीज़ें आपने यहाँ पर सीखी हैं उसको डॉक्यूमेंट बना के उसको अगले प्रोजेक्ट के लिए आपने इसको इस्तेमाल करना होता है टू कंप्लीट द साइकिल. सो दिस इज जी इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन. कोई बात नहीं है अगर लैपटॉप की बैटरी डाउन भी है तो डजंट मैटर, क्योंकि ये जो पूरी आपकी लेक्चर है वो मैं अभी यूट्यूब पे लोड भी कर दूंगा. LMS में उसका लिंक भी मौजूद होगा. यू कैन गो देयर एंड रिव्यू. जो रिमेनिंग पार्ट आपका रह जाता है आप उसको कंप्लीट कर लें. सो डोंट वरी अबाउट दैट. जिन जिन लोगों का ये इशू आता भी है इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से तो वो आप इसको बाद में भी देख सकते हैं. इसीलिए इसको ऑनलाइन भी हमने इसको रखने का इंतजाम किया हुआ है. सो और दूसरी एक और अच्छी खबर ये भी है कि हमारा जो ऑनलाइन का जो पूरा सिस्टम है वो HEC ने उसको 100% मार्क्स दिए हैं. कल ही हमारे पास एक न्यूज़ आई थी, क्योंकि HEC ने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ये कहा था कि आप अपना जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसके बारे में हमें पूरी डिटेल्स बताएं. तो जो हमारी सबमिशन गई है उनको, उसमें उन्होंने हमें मतलब ये कीट को 100% मार्क्स दिए हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल इफेक्टिव है और 100% एक्यूरेट है अकॉर्डिंग एंड मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ HEC. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि आपका पता नहीं लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है. ये लॉस नहीं हो रहा है. दिस इज अ गुड साइन. जी हाँ, क्विज आपने आज देना है और क्विज के लिए अपने या तो ये हो सकता है कि अगर आप कहते हैं तो मैं आपको इसका टाइम जो है वो मैं एक्सटेंड कर देता हूँ कि बजाय 12:15 बजे शुरू करने के हम 1:15 या 1 बजे शुरू करते हैं. अगर सब एग्री करते हैं तो मैं इसको टाइम को आगे बढ़ा देता हूँ. अच्छा, नमाज का भी टाइम है. यस, जुमा भी है आज, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वैसे ही मतलब अगर एक आध क्विज आपका आगे पीछे भी हो जाता है तो कोई इशू नहीं है. क्योंकि आपके जो जितने भी क्विज होंगे उसमें से जो बेस्ट होंगे वो बेस्ट क्विजेस को ही मैं काउंट करूँगा. तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. इसके बाद जी आखिरी स्लाइड चलते हैं. सर यूनिवर्सिटी ओपन होने का कोई वो चांस है सर? अभी क्या न्यूज वगैरह में आ रहा था कि 2 तारीख को फैसला होगा अभी ये यूनिवर्सिटी वगैरह ओपन वगैरह करने की. ओपन का अभी तक जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि 15 जुलाई है. 15 जुलाई से. तो अभी जब तक नहीं है तब तक तो ये पूरा जो सिस्टम है वो इसी तरह चलेगा. सो आपने अभी तक जो है तो ऑनलाइन ही होगा ना जी. समर एग्जाम वगैरह तक तो ऑनलाइन ही होगा मेरे ख्याल से. हाँ, चूंकि मतलब ये लेकिन अभी जो HEC और इनकी जो वो है वो तो उन्होंने उस हिसाब से दिया हुआ है कि तमाम यूनिवर्सिटीज में समर होता है नहीं होता, या मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में समर नहीं भी होता है. तो उन्होंने तो तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए एक यूनिफाइड रूल रखा है कि शायद 15 जुलाई से इसको खोलने का प्लान कर रहे हैं. तो अभी तक के हिसाब से आपने बिल्कुल अपने हिसाब से जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दें और अपने आप को उसी हवाले से प्रिपेयर भी करें कंटिन्यूसली, और देखें कि क्या अल्टीमेटली सिचुएशन बनती है. इसके बाद ये जी लास्ट स्लाइड है, और अगर आप ये एक तरह से समझें कि इसको मैंने लास्ट में यहाँ पर इसलिए रखा था कि ये एक्चुअली 9th चैप्टर जो कि मतलब PMBOK गाइड के हिसाब से जो पुरानी एडिशन है उसके हिसाब से ये आखिरी चैप्टर होता था, इसलिए मैंने इस स्लाइड को यहाँ पर रखा हुआ था. अदरवाइज इसको इससे अगला जो टॉपिक है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का, इसके बाद होना चाहिए. तो बहरहाल डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो अगर आपने ये माइंड मैप अगर अच्छी तरह से समझ लिया तो आपका पूरा जो है ना पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है, उसमें क्या क्या इश्यूज हैं, कहाँ कहाँ मसाइल हैं, किस किस तरह से चीज़ें चलती हैं, ये आपको पूरा एक
पिक्टोरियल ओवरव्यू मिल जाता है आपको। अगर ये पिक्चर भी अगर आप अच्छी तरह अगर इसको समझ लें और इसका बैक एंड की जो सारी चीज़ें हैं वो अगर आपको समझ में आ जाएं तो मेरा ख्याल है कि आप बड़े आराम से पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है उसको नटशेल में आप समझ सकते हैं। जैसे ये MNC जो है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग कहलाता है ये। अब आप देखें यहाँ से इंटीग्रेशन मैनेजमेंट है, फिर स्कोप मैनेजमेंट, शेड्यूल मैनेजमेंट, कॉस्ट, क्वालिटी, रिस्क, प्रोक्योरमेंट और ये स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, ये नॉलेज एरियाज भी हैं। और आपके जो 5 प्रोसेस ग्रुप हैं, इनिशिएशन, प्लानिंग, एक्सिक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग, तो ये यही सारी चीज़ें। और इसी के अंदर जो है ये सारी आपके वो है जिसके 49 वो जो थे प्रोसेसेस, ये उसका पूरी एक पिक्टोरियल डायग्राम है। तो एक तरह से ये समझ लें कि ये अगर PMP एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो ये देखें इसने यहाँ पर बताया भी है कि यहाँ पर आके फिर आप इसका जो है ना ये PMP एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है एंड यू कैन अपीयर फॉर the exam. So this is it for today, and it is now 12 o'clock. So अगर अभी तक के हवाले से अगर कोई सवाल है तो ठीक है, अदरवाइज वी आर डन फॉर टुडे। और your quiz will be starting at 12:15 inshallah, exactly at 12:15. You will be able to see it and do it as good as possible. नेक्स्ट वीक से जो क्विज़ेस होंगे अब उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो सवाल तो 20 ही होंगे लेकिन टाइम ड्यूरेशन जो है वो मैं अब इसको 10 मिनट्स कर दूंगा। तो उसकी वजह ये है कि अब मैं चाह रहा हूँ कि अब आप थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा अलर्ट करें इन सब चीज़ों के हवाले से। मेरा ख्याल है कि अब तक के हिसाब से हमने बहुत डिटेल में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हमने पढ़ लिया है और इससे ज़्यादा डिटेल में मेरा नहीं ख्याल कि हो सकता है। और ये तकरीबन समझें कि आपके 20 लेक्चर्स में आपका मोर देन 80% आपका जो कोर्स है वो कवर हो चुका है और हमने बहुत डिटेल में हर चीज़ को मैंने एक स्लाइड को एक्सप्लेन किया है। और अनफॉर्चुनेटली रिस्पांस मुझे वैसा नहीं आया सामने से जैसा आना चाहिए था और उसकी वजह ये कि हमने चांद रात में ही पढ़ना होता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए फिर मैंने क्विज़ेस का सिलसिला रखा था। तो आज की क्विज़ के बाद नेक्स्ट वीक से जो क्विज़ होगा उसका ड्यूरेशन होगा 10 मिनट्स और सवालात होंगे 20 लेकिन। So you have to prepare it very thoroughly so that you are able to solve maximum number of answers. And this is it from my side for today. Thank you very much. अगर कोई सवाल नहीं है तो we are done for today and we'll meet on Monday. लेकिन जो आपका CPE एक्टिविटी है उसकी मैं डिटेल्स जो हैं probably within these 2 off days मैं उसका एक डिटेल्ड आपको दे दूंगा कि आपने किस तरह से उसको बनाना है और सबमिट करना है। बिकॉज योर CPE एक्टिविटी इज ड्यू दिस कमिंग फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे जो है 3rd of July. So you will be having a 1 week time to complete it. So this is it from my side. Thank you very much for your time and we will meet on Monday inshallah. Thank you. Allah Hafiz.